हेलो एवरीवन, माई सेल्फ ध्रुव शर्मा। आज का लेक्चर शुरू करने से पहले जिस किसी ने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो फर्स्ट गो एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर द अनइंटरप्टेड सप्लाई ऑफ लर्निंग। चलिए बढ़ते हैं अब आगे। आज अपन शुरुआत करने वाले हैं तुम्हारी माइक्रो इकोनॉमिक्स के चैप्टर नंबर 1 इकोनॉमिक्स एंड इकोनॉमी से। जिन बच्चों को पता है बढ़िया बात है, जिन बच्चों को नहीं पता है उनको बता देता हूँ कि तुम्हारी 11th क्लास में 2 बुक्स है, माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स। दोनों हाफ वेटेज की है, आधे आधे नंबर की है। ठीक बात है। अपने इस चैप्टर में कितने टॉपिक्स है? टोटल 9 मेंबर्स है। 9 मेंबर्स यानी कि 9 टॉपिक्स। अपन ने हर टॉपिक को मेंबर वाइज डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, यानी कि पूरे चैप्टर को नंबर ऑफ मेंबर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो इस चैप्टर में तुम्हारे 9 मेंबर्स हैं। सबसे पहले तुम्हारी इकोनॉमिक्स की ये पहली क्लास है, तो सबसे पहली बात तो ये ऑब्वियस है कि अपन इकोनॉमिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक बात है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ समझने की कोशिश करना, इकोनॉमिक्स, व्हाट डू यू मीन बाय इकोनॉमिक्स? इकोनॉमिक्स एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, तो ये ऑब्वियस सी बात है कि भाई साहब उसकी डेफिनेशन इतनी इजी तो होने वाली है नहीं। अगर उसकी डेफिनेशन अगर किसी को याद करानी है तो वो बहुत सिंपल है, लेकिन एक एक वर्ड को समझने के लिए अपन को इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन को इन डेप्थ में समझना होगा। और उसके लिए यहाँ पे ध्यान से सुनो कि अपन 3 मेंबर्स करने वाले हैं, मेंबर नंबर 1, मेंबर नंबर 2 एंड मेंबर नंबर 3, जो कि इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन के ही आसपास घूमती है। तुम्हारी जो डेफिनेशन है वो तो मेंबर नंबर 1 इंट्रोडक्शन में खत्म हो गई, एक लाइन की डेफिनेशन है। इकोनॉमिक्स इज व्हाट? इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम दैट फोकस ऑन द रैशनल मैनेजमेंट ऑफ स्केर्स रिसोर्सेज सच दैट आवर इकोनॉमिक वेलफेयर इज मैक्सिमाइज्ड बोथ एट द लेवल ऑफ माइक्रो एज वेल एज मैक्रो। खत्म, फुल स्टॉप। हो जाएगा इजी, रटना है तो रट लोगे, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं जब तक कि एक एक चीज का मतलब समझ में नहीं आए। यानी कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या है, रैशनल मैनेजमेंट क्या है, अब ये साला स्केर्स रिसोर्सेज क्या होता है, माइक्रो क्या होता है, मैक्रो क्या होता है, इकोनॉमिक वेलफेयर क्या होता है और उसका मैक्सिमाइजेशन कैसे कर सकते हैं। तो टेंशन मत लो, एक एक वर्ड को अपन पहले समझेंगे और फिर उसके बाद क्या करना है यार, इज एम आर ही तो लगाना है बीच में, फिर इजीली समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले आज अपन शुरुआत करने वाले हैं मेंबर नंबर 3 से। Why इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइजेस? टेंशन मत लो, मैंने अभी तक तुम्हें कुछ भी नहीं समझाया है और पहले ये चीज़ बता दी है, क्लियर कर दी है, इसलिए याद रखना, जब तक कि ये तीनों मेंबर्स ना पढ़ लो तब तक किसी भी कंक्लूजन पे मत पहुंचना। ठीक बात है। अपन 0 से स्टार्ट कर रहे हैं, 0 से ही स्टार्ट करेंगे। ठीक है। Why इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइजेस, उससे पहले बस तुम्हें ये चीज़ समझने की ज़रूरत है, सुनने की ज़रूरत है। यहाँ पे देखना, इकोनॉमिक प्रॉब्लम का मतलब क्या होता है। इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज नथिंग बट द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज नथिंग बट द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। अब प्रॉब्लम ऑफ चॉइस का मतलब क्या हुआ कि भाई साहब तुम मुझे एक चीज बताओ, तुम अपने ऊपर लो, तुम्हारा एग्जाम्पल मैं लेता हूं कि तुम सुबह उठते हो, हर इंसान वैसे ही तुम सुबह जब उठते हो, सुबह उठने से लेकर रात को सोने से पहले तक तुम हर एक सेकंड में कोई ना कोई सा सिलेक्शन करते हो और किसी ना किसी चीज़ को रिजेक्ट करते हो। यहाँ पे सुनना समझना बात को ध्यान से। तुम सुबह उठने से लेकर रात को सोने से पहले तक हर एक सेकंड में किसी ना किसी चीज़ का सिलेक्शन करते हो और किसी ना किसी चीज़ को रिजेक्ट करते हो। क्यों करते हो, क्या करते हो? अब सुनना, तुम एक रिसोर्स हो, वर्ड सुना होगा ये, ह्यूमन रिसोर्स। तुम एक रिसोर्स हो जिसकी मदद से दुनिया में बहुत सारे काम अच्छे भी हो सकते हैं या फिर जिसकी मदद से बहुत सारे काम बिगड़ भी सकते हैं। तो तुम्हारे हिसाब से, तुम्हारे लिए, तुम्हारे समय में, इस समय में जो चीज़ तुम्हें बेस्ट लगती है तुम वो चीज़ करते हो और जो चीज़ तुम्हें अच्छी नहीं लगती तुम उसको रिजेक्ट कर देते हो। जैसे सबसे पहले तुम सुबह उठे, दूध, चाय, कॉफ़ी क्या पीते हो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। उसके बाद कितना टाइम तो मोबाइल में देते हो, या सुबह उठते कुछ लोग मोबाइल का चूज नहीं, सिलेक्शन नहीं करते कि भैया हमें सुबह उठते से फ़ोन नहीं देखना है, वो उस टाइम पे सिलेक्शन करते हैं। कुछ लोग घंटों मोबाइल में वेस्ट कर देते हैं, वो उस चीज़ का सिलेक्शन करते हैं कि उनको लगता है कि वो वहाँ पे फ़ायदा उठा सकते हैं। कोई लोग मोबाइल में सिर्फ इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप ये सिर्फ स्क्रॉल करते रहते हैं, दूसरों की लाइफ में क्या हो चल रहा है ये चीज़ देखते रहते हैं। घंटों दिन निकल जाता है, शाम हो जाती है, रात हो जाती है और उनका दिन खत्म हो जाता है। ये उनका सिलेक्शन होता है। अब यहाँ पे तुम रिसोर्स हो, तुम्हारे पास जो समय है, अब एक दिन में सबके पास 24 घंटे ही तो हैं,
तो तुम इस 24 घंटे में कैसे इसको यूज करते हो ये तुम पे डिपेंड करता है, और तुम यही चीज हर सेकंड में करते रहते हो। ठीक बात है। जैसे अभी के टाइम पे तुम इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हो, ध्रुव शर्मा से पढ़ रहे हो, तुम अकाउंटेंसी भी पढ़ सकते हो, तुम फिजिक्स भी तो पढ़ सकते थे, तुम केमिस्ट्री पढ़ सकते थे, तुम कोरोना के अपडेट्स भी देख सकते थे। तुम ध्रुव शर्मा से ही क्यों पढ़ रहे हो, किसी और से भी तो पढ़ सकते थे। आई बात समझ में? तो हर एक सेकंड पे अपन कुछ ना कुछ चूज करते हैं, और जब अपन एक चीज को सेलेक्ट करते हैं तो ये ऑब्वियस है कि अपन ने बाकी सारी चीजों को क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। क्यों? क्योंकि अपने पास ऑप्शन अवेलेबल हैं, लेकिन अपन जो है वो लिमिटेड है। दो चीजें मैंने यहां पे बताई। पहली चीज क्या? क्योंकि अपने पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं, और क्योंकि ऑप्शन अवेलेबल होते हैं इसीलिए ये प्रॉब्लम अराइज होती है, दैट इज द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। खत्म। इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज नथिंग बट द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। एक सवाल, पहले सवाल का मैंने जवाब दे दिया। व्हाट डू यू मीन बाय इकोनॉमिक प्रॉब्लम? इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज नथिंग बट द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। अभी ये प्रॉब्लम ऑफ चॉइस अराइज क्यों होती है ये जानना जरूरी है। 3 कारण हैं जिनकी वजह से इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइज होती है। सबसे पहला, रिसोर्सेज जो है उनके 2 कैरेक्टरिस्टिक हैं, अपन ये कह सकते हैं कि रिसोर्सेज आर ऑलवेज स्केर्स एंड रिसोर्सेज हैव ऑल्टरनेटिव यूजेस। तीसरा, ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड। मैंने अभी तक नहीं समझाया है, मैंने तुम्हें अभी तक सिर्फ एक ही चीज समझाई है, एंड दैट इज इकोनॉमिक प्रॉब्लम। व्हाट डू यू मीन बाय इकोनॉमिक प्रॉब्लम? इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। खत्म। दूसरी चीज पे अपन आता है कि व्हाई इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइजेस, यानी कि अपन को प्रॉब्लम ऑफ चॉइस अराइज होती ही क्यों है, अपन को सिलेक्शन करना ही क्यों पड़ता है, अपन को एक चीज को सेलेक्ट करके दूसरी सारी चीजों को रिजेक्ट करना पड़ता है। तो वो क्यों? वो इसलिए क्योंकि रिसोर्सेज तुम्हारे पास स्केर्स हैं, क्योंकि रिसोर्सेज के एक से ज़्यादा यूजेज हैं, और क्योंकि ह्यूमन वांट्स अनलिमिटेड हैं। मैंने नहीं समझाया है, अब समझाऊंगा। ठीक है। तो ये 3 चीज़ें जो अपन अभी देखने वाले हैं कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्यों अराइज होती है। क्यों अराइज होती है? रिसोर्सेज आर स्केर्स, दे हैव ऑल्टरनेटिव यूटिलाइजेशन एंड ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड। सबसे पहले बात करते हैं स्केर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज के बारे में। अब स्केर्स का मतलब क्या होता है? सिंपल सा मतलब होता है स्केर्स का, व्हेन योर डिमांड इज ग्रेटर देन सप्लाई। सिंपल सी बात। स्केर्स का मतलब सबको पता है। अभी के टाइम पे तुम ही बच्चा एग्जांपल दे सकता है कि इस कोरोना काल में किन किन चीज़ों की स्केर्सिटी है, किन किन चीज़ों की ब्लैक मार्केटिंग हो रही है, किन किन चीज़ों की वजह से मासूम जिंदगियां मर रही है या बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। अपन सबको पता है। ऑक्सीजन की वजह से, बेड्स की वजह से, हॉस्पिटल्स की वजह से, मेडिसिन की वजह से, वैक्सीन की वजह से। ठीक है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो अभी के टाइम पे जिनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, लेकिन उसकी डिमांड तो है लेकिन उसकी सप्लाई नहीं है। सिंपल सा मतलब होता है स्केर्स का। स्केर्स का मतलब क्या होता है? कोई सी भी चीज़ जो कम हो, और दुनिया में, ब्रह्मांड में इंसान की वजह से, क्योंकि इंसान इतना लालची है जिसकी कोई हद नहीं, उसकी वजह से, मतलब अपन सब की वजह से हर चीज़ें अभी के टाइम पे स्केर्स ही हैं और हमेशा स्केर्स ही रही है। अपन कभी भी ये नहीं बोलते कि हाँ भैया अपन को मज़ा आ गया, बस इतना ही चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं चाहिए। कभी तुम ये बोलोगे ज़िंदगी में? तुम मुझे बता दो कि तुम मुझे एक टारगेट बता दो कि तुम इतना काम करना स्टार्ट कर दोगे, यानी कि इतने पैसे अर्न करना स्टार्ट कर दोगे तो तुम पैसे कमाना छोड़ दोगे। क्या तुम ये बोल सकते हो कि 1 महीने के 10 लाख रुपए भी अगर तुम्हें मिल रहे हो तो क्या तुम उसके बाद अगर तुम्हारा बॉस प्रमोशन दे रहा होगा तो तुम नहीं लोगे? तुम्हारा बॉस तुम्हें इंक्रीमेंट दे रहा होगा तो तुम क्या नहीं लोगे? तुम और मेहनत नहीं करोगे और पैसा कमाने के लिए? करोगे ना। बस यही चीज होती है, यही इंसान का जो तीसरा रीजन अपन ने पढ़ा है कि ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड। अपनी इच्छाएं कभी भी खत्म नहीं होती है कि भाई साहब दाल रोटी मिल गई है तो थोड़ी सी बिरयानी और मिल जाती तो मजा आ जाता। तो ये जो थोड़ी सी बिरयानी का लालच हर इंसान को हमेशा रहता है, यही इकोनॉमिक प्रॉब्लम को जन्म देता है। कुछ इकोनॉमिस्ट तीसरे रीजन को, यानी कि ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड, इसको मानते ही नहीं है, और कुछ इकोनॉमिस्ट इसको बहुत बड़ा रीजन मानते हैं। मेरी नज़र में तो ये बहुत बड़ा रीजन है, क्योंकि जब अगर इंसान ही सेटिस्फाई होना स्टार्ट कर देगा तो उसको कोई प्रॉब्लम होगी नहीं। क्योंकि अपन भैया जिंदा रहने के लिए तो अपन को एक नॉर्मल सी दाल पानी में भी जिंदा रह सकते हैं, लेकिन नहीं, अपन को बिरयानी चाहिए होती है, तो उसी बिरयानी के लिए सब जिंदगी लड़ते हैं। खैर छोड़ो उस बात को, वापस से पॉइंट में आते हैं। रिसोर्सेज आर स्केर्स। अब रिसोर्सेज आर स्केर्स, इसका मतलब क्या हुआ? उससे पहले एक चीज अपने दिमाग में गांठ बांध के बिठा लो कि भाई साहब अपन क्या पढ़ रहे हैं? अपन पढ़ रहे हैं इकोनॉमिक प्रॉब्लम के बारे में, इकोनॉमिक्स के बारे में नहीं पढ़ रहे हैं। अपन ने अभी तक क्या पढ़ा है कि व्हाई इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइजेस,
ये अपन ने पढ़ा है क्या? नहीं। अपन ने सिर्फ ये पढ़ा है अभी तक कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या होती है, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस होती है कि भैया हर इंसान को जो भी इस ब्रह्मांड में अभी जीवित है उसको हर समय हर वक्त कुछ चीज़ों को सेलेक्ट करना होता है, और जब वो कुछ चीज़ों को सेलेक्ट करता है तो वो ऑटोमेटिकली बाकी सारी चीज़ों को रिजेक्ट कर देता है। लेकिन उसको ऐसा करना क्यों पड़ता है ये अपन पढ़ रहे हैं। आई बात समझ में कि अपन कुछ चीज़ों को सेलेक्ट कर रहे हैं अभी और बाकी सारी चीज़ों को रिजेक्ट कर रहे हैं। अब ऐसा हर इंसान को क्यों करना पड़ता है हर एक समय, वो अपन देख रहे हैं। तो सबसे पहला रीजन क्या है इसके पीछे? रिसोर्सेज आर स्केर्स। अब इधर आ जाओ, ठीक है। रिसोर्सेज आर स्केर्स, इसका मतलब क्या हुआ? पूरे ब्रह्मांड में एक भी ऐसी चीज नहीं है जो अनलिमिटेड क्वांटिटी में अवेलेबल हो और उसको तुम डायरेक्टली यूज कर सकते हो। बात को ध्यान से सुनना, ब्रह्मांड में एक भी चीज ऐसी नहीं है जो अनलिमिटेड क्वांटिटी में अवेलेबल है, यानी कि हद से ज्यादा क्वांटिटी में अवेलेबल है और उसको तुम डायरेक्टली यूटिलाइजेशन के यूज में ला सकते हो। तीन चीजें ऐसी बिल्कुल है। कौन कौन सी? तुम्हारी सूरज की रोशनी, बहती हुई हवा और समंदर का पानी। लेकिन भाई साहब इन तीनों चीज़ों को यूज में लाने के, इंसान के यूटिलाइजेशन में लाने के लिए तुम्हें किसी और चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। जैसे कि समंदर के पानी से बिजली ज़रूर बनती है, लेकिन डायरेक्टली तुम पी तो नहीं सकते ना। समंदर के पानी से बिजली बनाने के लिए तुम्हें पावर प्लांट लगाना पड़ेगा। दूसरी चीज, बहती हुई हवा से भी बिजली बनती है, तुम्हारी विंड एनर्जी जो कहलाती है, लेकिन उस विंड एनर्जी के लिए भी तुम्हें प्लांट लगाना पड़ेगा। तीसरी चीज, सूरज की रोशनी। अब तुम विटामिन डी ले रहे हो उससे तो वो अलग बात है कि तुम भैया सन बाथ ले रहे हो तो वो अलग बात है, लेकिन अगर उस सूरज की रोशनी से तुम वापस से सोलर प्लांट लगा रहे हो तो वो भी डायरेक्ट यूटिलाइजेशन नहीं हुआ। तो इन शॉर्ट और इन टोटल अपन ये कह सकते हैं कि ब्रह्मांड में एक भी ऐसी चीज नहीं है जो अनलिमिटेड क्वांटिटी में अवेलेबल हो। कहने का मतलब हमेशा अपनी इच्छाओं का पलड़ा भारी ही रहेगा रिसोर्सेस के कंपैरेटिवली। तुम्हारे पास कितना भी पैसा हो, तुम्हारे पास कितना भी बड़ा घर हो, तुम्हारे पास कितने भी ज़्यादा कपड़े हो, तुम्हारे पास कितने भी ज़्यादा अच्छे मोबाइल फ़ोन्स हो, गैजेट्स हो, कार का कलेक्शन हो, बाइक्स का कलेक्शन हो, बड़े होने के बाद तुम्हें वो सारी चीज़ें कम ही लगेगी। क्यों? क्योंकि अपनी इच्छाएं भाई साहब एक कदम आगे चलती है। किससे? जो अपने पास है उससे। अपने पास चाहे साइकिल हो, अपन को मोटरसाइकिल की इच्छा होगी, बाइक होगी तो अपने पास स्पोर्ट्स बाइक की इच्छा होगी, स्पोर्ट्स बाइक आ जाएगी तो कार की इच्छा होगी। तो अपनी इच्छाएं जो हैं वो एक कदम आगे चलेगी जो चीज़ अपने पास है। अगर अपने पास जो चीज़ें हैं उससे अगर अपन संतुष्ट रहने लग गए तो भाई साहब फिर चाहिए क्या जीवन में। तो इसी वजह से क्या होती है, तुम्हारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइज होती है। किसकी वजह से? अनफुलफिल्ड डिमांड्स। और ये अनफुलफिल्ड डिमांड्स क्यों अराइज होती है? ड्यू टू अनलिमिटेड वांट्स बट लिमिटेड रिसोर्सेज। कि तुम इंसान एक ही हो, दिन में तुम्हारे पास 24 घंटे। तुम ये सोचो कि आज मैं इकोनॉमिक्स का पूरा सिलेबस कर लेता हूँ, अकाउंटेंसी का पूरा सिलेबस कर देता हूँ, बिजनेस स्टडीज का पूरा सिलेबस कर देता हूँ, बचे हुए 364 दिन एंजॉय करूँगा। ऐसा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। कि तुम इंसान एक ही हो। अब सपोज करो, एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ कि अगर ऐसा हो जाए तो क्या मज़ा नहीं आ जाएगा कि आज तुम्हारे पास मतलब कि 24 घंटे में तुम पूरी इकोनॉमिक्स खत्म कर दो। पॉसिबल है ये? नहीं है ना। क्यों? क्योंकि तुमने अभी तक फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट भी नहीं करा है और तुम्हारे पास एक दिन में टाइम कितना है? 24 घंटे। ना ही तुम 24 घंटे को बढ़ा के 48 या 50 या 500 घंटे कर सकते हो, ना ही तुम एक दिमाग में एक ही समय पर एक से ज़्यादा चीज़ों को पढ़ सकते हो। लेकिन यहाँ पे अगर मैंने ये बोल दिया कि तुम्हें अकेले को पूरी इकोनॉमिक्स खत्म नहीं करनी है, पूरी इकोनॉमिक्स में तुम्हारे चैप्टर्स हैं 24 ही, ठीक है, 24 चैप्टर्स हैं। मैंने बोला कि 48 स्टूडेंट्स, यानी कि पूरी क्लास में तुम्हारे जो 48 स्टूडेंट्स हैं, तुम सबको मिलके आज इकोनॉमिक्स खत्म करनी है। यानी कि पर हेड तुम्हें सिर्फ आधा चैप्टर करना है। तो तुम्हारे लिए इकोनॉमिक प्रॉब्लम बनेगी क्या? नहीं बनेगी। यहाँ पे अपन ने क्या करा? यहाँ पे अपन ने रिसोर्सेस को बढ़ा दिया। अगर ऐसा होता कि भैया सब लोग मिलके एग्जाम दे रहे हैं और 100 नंबर लाने तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होती ना। प्रॉब्लम क्यों अराइज होती है कि तुम्हें अकेले को मिलके 100 नंबर लाने होते, सबको मिलकर नहीं। तो यहीं पर इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइज होती है। क्यों? क्योंकि रिसोर्सेज हमेशा स्केर्स होते हैं।
किसके कंपैरेटिवली? हमारी इच्छाओं के कंपैरेटिवली। अपनी इच्छाएं हमेशा एक कदम आगे ही मिलती है। जब अपन पलट के देखेंगे तो भैया पीछे अपने कौन रह जाएगा? अपने पास जो रिसोर्सेज अवेलेबल है, अपने पास जो भी चीज़ें अवेलेबल थी, उनसे हमारी इच्छाएं हमेशा एक कदम आगे ही रही हैं। आया समझ में? तो कोई सी भी ऐसी चीज नहीं है जो अनलिमिटेड क्वांटिटी में अवेलेबल है, इसीलिए इकोनॉमिक प्रॉब्लम बनती है। लेकिन सिर्फ इसीलिए इकोनॉमिक प्रॉब्लम बनती है क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि इकोनॉमिक प्रॉब्लम का मतलब प्रॉब्लम ऑफ स्केर्सिटी नहीं है। इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज नॉट द प्रॉब्लम ऑफ स्केर्सिटी, इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। तो भैया चॉइस सिलेक्शन तो तुम तब करोगे ना जब तुम्हारे पास एक से ज्यादा ऑप्शन अवेलेबल होगा। आई बात समझ में? तो यहां पे देखना अब आगे। सबसे पहली चीज तो ये अपन आगे देखेंगे कि दोनों ही लेवल पर, इंडिविजुअल लेवल पर भी और इकोनॉमी लेवल पर भी, तुम्हें इससे मतलब है कि भैया तुम्हारे लंच में आज क्या आने वाला है और तुम्हारे डिनर पे तुम्हें क्या मिलने वाला है, टिंडे की सब्जी होने वाली है या बिरयानी होने वाली है, ठीक बात है। लेकिन इकोनॉमी लेवल पे उनको ये प्रॉब्लम नहीं है कि खाने में क्या होने वाला है, उनको ये प्रॉब्लम है कि पूरी सोसाइटी में अभी जो प्रॉब्लम चल रही है, जो पेंडेमिक चल रहा है कोरोना, इसकी वजह से जो हालत चल रही है, इसको कैसे सुधारा जाए, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पे कैसे कंट्रोल किया जाए, इस रेट को, पॉजिटिविटी रेट को, या ये कहें एक्टिव केसेस की रेट को, डेथ रेट को कैसे कम किया जाए। तो उनकी इकोनॉमिक, उनकी प्रॉब्लम ये है। तो हर एक लेवल पे लोग अलग अलग प्रॉब्लम सोचते हैं। तुम्हारे लिए स्केर्सिटी कोल्ड ड्रिंक की हो सकती है भैया, उनके लिए स्केर्सिटी ऑक्सीजन की होगी। तो इंडिविजुअल लेवल पे भी लोगों को इकोनॉमिक प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है और पूरी इकोनॉमी लेवल पे भी लोग इकोनॉमिक प्रॉब्लम फेस करते हैं, ठीक बात है। इसीलिए अपन बोलते हैं कि प्रॉब्लम ऑफ स्केर्स रिसोर्सेस कैन ओनली बी मैनेज एंड नेवर गेट सॉल्व। इसको अपन सिर्फ मैनेज कर सकते हैं, सॉल्व नहीं कर सकते। यहाँ पे ये बहुत बारीक सा डिफरेंस होता है मैनेजमेंट और सॉल्यूशन में। लेकिन एक चीज से तुम्हें समझ में आ जाएगा, तुम बस इसको इस चीज से याद रखना हमेशा, जब भी 2 + 2 = व्हाट? 4। सॉल्यूशन दे दिया, खत्म। अब ये प्रॉब्लम कभी भी अराइज होगी क्या? दुनिया में कोई भी इंसान, दुनिया के किसी भी कोने में कोई भी इंसान जब भी बोलेगा कि भैया 2 और 2 4, 2 और 2 क्या होते हैं भैया तुम्हारे? 4, खत्म। इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या? मैथमेटिकल प्रॉब्लम का सॉल्यूशन अपन को यहाँ पे मिल गया। लेकिन इकोनॉमिक प्रॉब्लम ऐसी प्रॉब्लम है क्या? नहीं। यहाँ पे तुम्हें एक चीज समझने की जरूरत है कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम अगर सॉल्व हो जाए तो इसका मतलब क्या हुआ कि रिसोर्सेस क्या हो गए? स्केर्स जो थे वो अब क्या हो गए? स्केर्स के उल्टे, यानी कि अब क्या हो गए तुम्हारे? अनलिमिटेड। ऐसा हो सकता है। रिसोर्सेज हैव ऑल्टरनेटिव यूजेस, रिसोर्सेज हैव ओनली सिंगल यूज। ऐसा हो सकता है। ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड, ह्यूमन वांट्स आर लिमिटेड। क्या ऐसा हो सकता है? अगर ऐसा हो सकता है तो तुम्हारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। लेकिन क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता, इकोनॉमिक प्रॉब्लम कैन नेवर बी सॉल्व, इट कैन ओनली बी मैनेज। तुम मुझे एक बात बताओ, अपन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्यों बोलते हैं? अपन ह्यूमन रिसोर्स सॉल्यूशन क्यों नहीं बोलते? अपन टाइम मैनेजमेंट क्यों बोलते हैं? टाइम सॉल्यूशन क्यों नहीं बोलते? क्योंकि उसका सॉल्यूशन नहीं है भैया। टाइम मैनेजमेंट इसलिए कहा जाता है क्योंकि 24 घंटे ही होंगे, तुम्हें 24 घंटे में उस 24 घंटे को अच्छे से यूटिलाइज करना होगा। उस 24 घंटे के अगर तुम 48 घंटे कर सकते हो, 50 घंटे कर सकते हो, 500 घंटे कर सकते हो एक दिन में, तब उस चीज का सॉल्यूशन निकल सकता है। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो तुम्हारे पास इंसान है वही रहेंगे, तुम्हें उनसे ही बेस्ट निकालना होगा। तुम ऐसा नहीं कर सकते कि अच्छे इंसानों की फोटोकॉपी कर दो और गंदे इंसानों को माइनस में ले जाओ, नहीं कर सकते। जो इंसान तुम्हारे पास अवेलेबल हैं, जो ह्यूमन रिसोर्सेज तुम्हारे पास अवेलेबल हैं, उन्हीं ह्यूमन रिसोर्सेज से तुम बेस्ट से बेस्ट कैसा निकाल सकते हो, ये एक अच्छा मैनेजर होता है। इसीलिए उसको मैनेजर ही कहा जाता है क्योंकि वो सारी चीज़ों को मैनेज करता है, वो सॉल्यूशन नहीं निकालता। आज तुम्हारे पास एक प्रोजेक्ट आया, सॉल्व करा, कल वापस से आ जाएगा। आई बात समझ में? चीजें बार बार बढ़ती ही रहेंगी, प्रॉब्लम्स हमेशा अराइज ही होती रहेगी। इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्यों अराइज होती रहेगी? क्योंकि रिसोर्सेज कभी भी अनलिमिटेड नहीं होने वाले, रिसोर्सेज के कभी एक ही यूटिलाइजेशन नहीं होने वाला, और ह्यूमन वांट्स कभी भी लिमिटेड नहीं होने वाले। आई बात समझ में? इसीलिए ब्रह्मांड में, संसार में जो भी इकोनॉमिस्ट है भैया, वो कभी भी किसी भी समय इकोनॉमिक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं निकाल सकता। वो सिर्फ चीज़ों को मैनेज कर सकता है, सॉल्यूशन नहीं निकाल सकता। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कि भैया
रिसोर्सेज हैव ऑल्टरनेटिव यूटिलाइजेशन। अब जो अपन बोल रहे हैं कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, तो उसके पीछे का मेन रीजन जो है वो ये है, ना कि रिसोर्सेज आर स्केर्स। क्यों? क्योंकि अपन क्या बोल रहे हैं, इकोनॉमिक प्रॉब्लम है प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। प्रॉब्लम ऑफ चॉइस कब बनती है? तुम्हारे पास एक एमसीक्यू का क्वेश्चन आया है, ठीक है, उसमें 4 ऑप्शन है, ए बी सी डी। अब ये प्रॉब्लम है, या फिर दूसरा एक क्वेश्चन आया उसमें सिर्फ एक ही ऑप्शन है, एमसीक्यू है लेकिन एक ही ऑप्शन है, तो ये इकोनॉमिक प्रॉब्लम बनेगी क्या? नहीं। तुम्हारे पास एक ही ऑप्शन है भैया, उसी को टिक करना है, भले ही वो सही हो भले ही वो गलत हो, तुम्हें बोनस मार्क मिलेगा क्योंकि ये क्वेश्चन ही गलत था। आया समझ में? तो यहाँ पे कहने का मतलब क्या है कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम मेनली इसलिए अराइज हुई है क्योंकि उन रिसोर्सेस के ऑल्टरनेटिव यूटिलाइजेशन है, लिमिटेड तो वो है, प्लस उनके एक से ज्यादा यूटिलाइजेशन है। जैसे कि महान से महान इंसान को ले लो, अभी जो वो काम कर रहे हैं जिनमें वो उन्होंने महानता हासिल करी है, क्या वो उसके अलावा और कोई काम नहीं कर सकते थे? कर सकते थे, लेकिन उनका इंटरेस्ट उसमें था इसलिए उन्होंने वो चीज़ करी, ठीक है। बहुत सारे लोग अभी के टाइम पे ये बोलते हैं ना कि वो उसके इंटरेस्ट की जॉब नहीं कर रहा, अगर वो अपने मन पसंदीदा नौकरी करता तो शायद कुछ और होता। तो शायद कुछ और होने का मतलब क्या है कि अपन ने उस रिसोर्सेस को, उस पर्टिकुलर रिसोर्स को बेस्ट तरीके से यूटिलाइज नहीं करा। पेरेंट्स या सोसाइटी या उसने खुद ने गलती करी काउंसलिंग में, कुछ भी रीजन हो सकता है, ठीक है। खैर उस बात को जाने दो, यहाँ पे आते हैं। एक जो मैंने तुम्हें पहले एग्जांपल दिया था उसी एग्जांपल को चलने देते हैं। ये तुम्हें मैंने पहले कहा था कि तुम्हारे पास एक दिन में कितने घंटे होते हैं भाई साहब? सबके पास 24 घंटे होता है, ठीक है। कितने चैप्टर्स करने हैं? 24 चैप्टर करने हैं, ठीक बात है। अब तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या बनी थी कि 24 चैप्टर ऑब्वियसली बात है पॉसिबल नहीं है, लेकिन यहाँ पे एक और प्रॉब्लम है कि भैया तुम्हारे पास 24 घंटे, 24 के 24 घंटे सिर्फ इकोनॉमिक्स ही पढ़ने का टाइम है क्या? कुछ और नहीं कर सकते? प्रॉब्लम ये नहीं है कि तुम्हें इकोनॉमिक्स पढ़नी है, प्रॉब्लम यह है कि तुम इकोनॉमिक्स के अलावा दूसरे सब्जेक्ट भी पढ़ सकते हो। कल तुम्हारे अकाउंटेंसी के चैप्टर नंबर 3 का टेस्ट है तुम्हारे स्कूल में, फिर क्या करोगे? या मैथ्स का टेस्ट है या किसी और सब्जेक्ट का टेस्ट है, या अपने बेस्ट फ्रेंड की बर्थडे पार्टी, उसकी भी तो तैयारी करनी पड़ेगी। तो भाई साहब यहाँ पे इकोनॉमिक प्रॉब्लम ये बनी है कि तुम इकोनॉमिक्स पढ़ने के अलावा और बहुत सारे काम है जो तुम कर सकते हो। तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम मेनली इसलिए अराइज हुई है क्योंकि रिसोर्सेज के एक से ज़्यादा यूटिलाइजेशन हुए हैं। अगर उसका एक ही सिंगल यूज़ होता तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होती। मैंने तुम्हें बोला कि तुम्हारे पास, तुम्हें कमरे में बंद कर दिया, ना पानी है ना खाना है ना कुछ भी नहीं है, तुम्हें बस बोला कि तुम्हें इकोनॉमिक्स पढ़नी है अगले 1 घंटे तक, तुम्हारा मोबाइल फ़ोन भी ले लिया 1 घंटे ही, भाई यूँ नहीं कि पूरे दिन भर मारूंगा तुम्हें भूखा प्यासा, नहीं, सिर्फ 1 घंटे तुम्हें इकोनॉमिक्स पढ़नी है, ये तुम्हारे पास बुक है इसी से पढ़नी है। तुम्हारे पास कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि तुम्हारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। तुम्हें ना खाना खाना है ना पानी पीना है, ना तुम्हारे पास मोबाइल फ़ोन है ना टीवी है ना कुछ है, एक ही किताब है। अगर मैंने एक किताब की जगह तुम्हें 10 किताब दे दी ना, तब भी प्रॉब्लम अराइज हो जाएगी कि यार इस बुक से पढ़ूंगा या इस बुक से पढ़ूंगा। क्यों? क्योंकि तुम एक ही हो, रिसोर्स एक ही है, लेकिन उसके ज़्यादा यूटिलाइजेशन है। आई बात समझ में? तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम इसलिए अराइज होती है क्योंकि उसके एक से ज़्यादा यूटिलाइजेशन होता है। प्रॉब्लम ऑफ चॉइस क्यों बनी? इसलिए बनी क्योंकि ना ही केवल वो स्केर्स है, ना ही रिसोर्सेस लिमिटेड क्वांटिटी में अवेलेबल है, बल्कि उनकी एक से ज़्यादा यूटिलाइजेशन भी है। अगर उनका सिर्फ सिंगल यूज़ होता, जैसे सपोज करो तुम्हारे पास ये 10,000 स्क्वायर फीट की ज़मीन रखी हुई है, ठीक बात है। अब प्रॉब्लम ये नहीं है कि तुम्हारे पास सिर्फ 10,000 स्क्वायर फीट की ज़मीन है, प्रॉब्लम ये है कि तुम्हारे जो जिस एरिया में ज़मीन है वहाँ पे भैया रेस्टोरेंट भी बहुत फेमस है और शादी के लिए गार्डन भी बहुत फेमस है, यानी कि गार्डन की बहुत डिमांड है और रेस्टोरेंट की बहुत डिमांड है। तो तुम्हारी प्रॉब्लम ये है कि भैया मैं यहाँ पे रेस्टोरेंट बनाऊँ एक आलीशान, या फिर सिंपल गार्डन बना दूँ और किराए पे चढ़ा दूँ। प्रॉब्लम ये है, प्रॉब्लम ये नहीं है कि तुम्हारे पास सिर्फ 10,000 स्क्वायर फीट की ज़मीन है, प्रॉब्लम ये है कि उस ज़मीन का बहुत यूटिलाइजेशन है, या फिर इस पे मैं अपनी खेती बाड़ी करूं, या फिर मैं अपना बंगला बना दूं, या फिर मैं इस पे घर बना के उसको किराए पे चढ़ा दूं। तो एक ही चीज़ के बहुत सारे सॉल्यूशन हो सकते हैं, एक ही चीज़ के बहुत ज़्यादा यूटिलाइजेशन पॉसिबल है, इसीलिए तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम बनती है। और अपन को रेस्टोरेंट, गार्डन, रेजिडेंशियल हाउस या फिर रेंटल हाउस, अपन को इन सारी प्रॉब्लम में से, इन सारे ऑप्शन में से एक ऑप्शन को चूज करना पड़ता है और बाकी सारे ऑप्शन को
किनारे कर देना पड़ता है। ये चीज़ें अपन वापस से देखेंगे, इन डिटेल में देखेंगे, तो इसलिए टेंशन मत लो। अभी अपन जो पढ़ रहे हैं वो सिर्फ एक एक सेंटेंस का मतलब समझ रहे हैं। अभी तक अपन ने सिर्फ 3 चीज़ें पढ़ी हैं। क्या? What do you mean by economic problem? Economic problem is the problem of choice. खत्म। Why economic problem arises? Due to 3 reasons. जिसमें से पहले का मतलब समझा है कि भैया रिसोर्सेज क्या होते हैं, लिमिटेड होते हैं, स्केर्स होते हैं, वो क्या होता है, क्यों होता है। दूसरा, रिसोर्सेज हैव ऑल्टरनेटिव यूटिलाइजेशन होते हैं, ठीक है। तीसरे का मतलब मैं तुम्हें बता चुका हूँ, ह्यूमन वांट्स क्या होते हैं, अनलिमिटेड होते हैं। अब ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड होते हैं भैया, इसका कोई साइंटिफिक नहीं है, इसके पीछे की कोई साइंस नहीं है, क्योंकि हर इंसान की अलग अलग इच्छाएं होती है। लेकिन इसीलिए मैंने ये चीज़ बताई थी कि कुछ इकोनॉमिस्ट इसको इकोनॉमिक प्रॉब्लम मानते ही नहीं, क्योंकि ये इकोनॉमिक प्रॉब्लम नहीं है, ये अपना नेचुरल प्रॉब्लम है, ठीक है। लेकिन दूसरी चीज़, ये बिहेवियरल इन नेचर होता है कि एक इंसान की ज़्यादा इच्छाएं होती है, दूसरे इंसान की बिल्कुल भी नहीं होती। लेकिन कुछ इकोनॉमिस्ट इसको बहुत बड़ी प्रॉब्लम मानते हैं, ठीक है। तो अब अपन जो अब देखेंगे वो कंक्लूजन देखेंगे। कंक्लूजन किसका? इकोनॉमिक प्रॉब्लम का। कि अगर इकोनॉमिक प्रॉब्लम के जो ये 3 रीजन हैं, जो मेनली 2 रीजन है, कौन कौन से? रिसोर्सेज आर स्केर्स एंड दे हैव ऑल्टरनेटिव यूटिलाइजेशन। तो अगर इन दोनों में से अगर सिर्फ एक ही चीज होती, यानी कि अगर अपन कहें कि रिसोर्सेज अगर सिर्फ स्केर्स होते और उनके ऑल्टरनेटिव यूटिलाइजेशन नहीं होते, तो क्या इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइज होती क्या? चलिए देखते हैं। तुम खुद ही सोचो कि अगर रिसोर्सेज सिर्फ स्केर्स होते तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइज होती क्या? आंसर क्या होगा? नहीं। अगर जिनका आंसर नहीं है तो वो तुम्हारा बिल्कुल सही है, वैसे मैं तुम्हें समझा चुका हूँ। लेकिन पता है अपन को कि अगर अपने पास और कोई ऑप्शन ही नहीं है तो प्रॉब्लम ऑफ चॉइस कैसे होगी? चॉइस का मतलब क्या होता है? सिलेक्शन करना। सिंपल सा एग्जांपल तुमसे शुरू करते हैं। तुमने अभी तक जिंदगियों में जो जो चीज़ें चूज करी होंगी उनकी बात करते हैं। शॉप पे गए, सबसे पहले तुम साइकिल खरीदी होगी बचपन में, ठीक है। बहुत सारी साइकिल्स थी वहां पे, इसलिए प्रॉब्लम हुई। एक ही साइकिल वहां पे अवेलेबल होती तो प्रॉब्लम होती क्या? नहीं। घर पर आए, शाम को बर्थडे पार्टी में जाना था, तुम्हारे पास बहुत सारे पार्टी वियर्स हैं, इसलिए प्रॉब्लम हुई। एक ही पार्टी वियर होता तो प्रॉब्लम होती क्या? नहीं। 10 कार है, इसमें से इसलिए सोचा कि भैया पापा आज मुझे इसमें ले जाएंगे या इसमें ले जाएंगे या इसमें ले जाएंगे, ये इकोनॉमिक प्रॉब्लम हुई। अगर एक ही कार होती या कार नहीं भी होती, टैक्सी में ही जाना है, तो कोई इकोनॉमिक प्रॉब्लम होती क्या? नहीं। तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइज क्यों होती है? क्योंकि अपने पास एक से ज्यादा ऑप्शन अवेलेबल है। स्केर्स तो हैं लेकिन एक से ज्यादा अवेलेबल है। अगर एक ही ऑप्शन तुम्हारे पास अवेलेबल है तो भैया कोई इकोनॉमिक प्रॉब्लम ही नहीं है। नहीं, क्योंकि तुम्हें इकोनॉमिक सिलेक्शन करना ही नहीं है, क्योंकि तुम्हें कोई सी चीज को चूज करके बाकी सारी चीजों को इग्नोर करना नहीं है। तुम्हें एक ही चीज दिख रही है, वही चीज सेलेक्ट करनी है, नो प्रॉब्लम। प्रॉब्लम इसलिए बनी क्योंकि तुम्हारे पास एक से ज्यादा ऑप्शन अवेलेबल थे। हुआ क्लियर? तो ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है एग्जाम में कि भैया अगर सिर्फ 1 2 3 कि अगर सिर्फ रिसोर्सेज स्केर्स होते, उनके एक से ज्यादा यूटिलाइजेशन नहीं होते, तो क्या इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइज होती? तो आंसर क्या होगा? नहीं, क्योंकि इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, और प्रॉब्लम ऑफ चॉइस तभी अराइज होगी जब एक से ज्यादा यूटिलाइजेशन होंगे। तुम इकोनॉमिक्स भी पढ़ सकते हो, अकाउंट्स भी पढ़ सकते हो, खेलने भी जा सकते हो, टीवी भी देख सकते हो, सो भी सकते हो, खाना भी खा सकते हो। इसलिए प्रॉब्लम बनी है कि अभी के टाइम पे तुम क्या करोगे। अगर तुम सिर्फ रोबोट होते हो, तुम्हारा काम है, तुम्हारा जो मकसद है वो सिर्फ पढ़ाई करने का है, तो भाई साहब कोई इकोनॉमिक प्रॉब्लम ही नहीं है। ना खाना है, ना सोना है, ना पीना है, ना कुछ करना है। आई बात समझ में? तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्यों बनी है? क्योंकि रिसोर्सेज नहीं केवल लिमिटेड है, उनके एक से ज्यादा यूटिलाइजेशन भी है। हुआ क्लियर? आई होप सबको समझ में आ गया होगा। लेकिन मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि ये तीनों मेंबर नंबर 1, मेंबर नंबर 2 एंड मेंबर नंबर 3, ये साथ में पढ़ाए जाएंगे। अपन ने अभी तक सिर्फ इकोनॉमिक प्रॉब्लम के बारे में पढ़ा है, अभी बहुत सारी टर्म्स पढ़नी बाकी है, फिर इन सबको मिक्स करके अपन इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे, ठीक है। तो आई होप इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्लियर हो गया होगा। इसका कुछ परसेंटेज कह सकते हैं 5%, इसका अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।
तो मिलते हैं नेक्स्ट मेंबर के साथ, तब तक बाय बाय, टेक केयर। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आपको आज का लेक्चर कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं। अगर आपको किसी भी तरीके का डाउट है, किसी भी तरीके की क्वेरी है, तो भी आप मुझसे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, या ऊपर जो दोनों नंबर चल रहे हैं उसमें से किसी भी नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैं जरूर रिप्लाई करूंगा। और अगर आपको ये आज का लेक्चर पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ। और अगर आप चाहते हैं कि सीबीएसई से रिलेटेड, इकोनॉमिक्स से रिलेटेड, करियर से रिलेटेड, पढ़ाई से रिलेटेड, इन शॉर्ट आपसे रिलेटेड एक एक अपडेट आप तक पहुंचती रहे, तो आपको कुछ भी नहीं करना है, अभी जाएं तुरंत इंस्टाग्राम पर और मेरे इस पेज को फॉलो करें। फिलहाल चलते हैं, मिलेंगे किसी और दिन, तब तक बाय बाय, टेक केयर, सी यू ऑल।